आज हम जिस एग्जाम की बात करने वाले हैं उसको लेकर बहुत ज्यादा मार्केट में अवेयरनेस नहीं है। आप चाहे एस्पिरेंट हैं या आप अभी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, आपने हार्डली इस एग्जाम के बारे में सुना होगा। लेकिन अगर आपने इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया तो आप एक बहुत अच्छी रिस्पेक्टेबल पोजीशन पर पहुंच जाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अवेयरनेस बहुत कम है, इसका मतलब कंपटीशन भी बहुत कम है। यहां पर अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं तो आपको ग्रॉस सीटीसी ऑफर होती है 20 लाख पर एनम तक की, जो आई डोंट थिंक कि अगर आप अपना करियर स्टार्ट करते हैं तो इससे बेटर कोई और अपॉर्चुनिटी आपको मिल पाएगी। So guys, welcome back to the channel and also once again welcome to the series of complete guide where we discuss all the important aspects of law competitive examination जो इंडिया में होते हैं, ताकि आपके लिए डिसीजन लेना इजी हो जाए। क्योंकि इन सेशन में हम बात करते हैं उन सारे एस्पेक्ट्स की जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन को स्टार्ट करने से पहले। लाइक फॉर एग्जांपल एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, सैलरी, कट ऑफ, एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन। तो गाइज आज हम जो यहां पर डिस्कशन करने वाले हैं वो एग्जाम है पीएफआरडीए ग्रेड ए एग्जामिनेशन। क्या ये एग्जाम 2026 में हो सकता है? इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस में आपको क्या कवर करना पड़ेगा, सैलरी कितनी मिलेगी जो कि मैंने आपको ग्रॉस सीटीसी में बता ही दिया है, कट ऑफ क्या रहता है, इन सारे एस्पेक्ट्स की चर्चा हम करेंगे इस सेशन में। तो अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो एक ऐसी पोजीशन के लिए जाना चाहते हैं जहां पर कंपटीशन बहुत ज्यादा ना हो लेकिन उसका रिटर्न बहुत ज्यादा हो, तो ये सेशन आपके लिए है, बीच में स्किप मत करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बट अगेन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी चीज, अगर अभी तक आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब इट। टेलीग्राम चैनल को आपने ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि अगर आप यहाँ पर इन दोनों को सब्सक्राइब या ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो आप यहाँ पर बेयर कर रहे हैं। क्योंकि ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पर शेयर करता हूं जो आप मिस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कंप्लीट गाइड विद रिस्पेक्ट टू द पीएफआरडीए ग्रेड ए लीगल एग्जामिनेशन। राइट, सबसे पहले हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। पीएफआरडीए ग्रेड लीगल एग्जाम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले एज यू नो कि हम बात कर रहे हैं लीगल एग्जाम की, तो यहां पर आपके पास बैचलर्स डिग्री इन लॉ तो होनी चाहिए। तो यहां पर बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। सो यू मस्ट हैव अ बैचलर्स डिग्री इन लॉ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर बैचलर्स डिग्री इन लॉ विच इज नथिंग बट एलएलबी, आपके पास एलएलबी की डिग्री यहाँ पर होनी चाहिए। और यहाँ पे जीरो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है गाइस, जीरो एक्सपीरियंस। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए तो आपको कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आप अभी फ्रेश पास आउट है तो आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड की नोटिफिकेशन आया हो। ठीक है, एज एलिजिबिलिटी की बात करें, अगेन लाइक अदर एग्जामिनेशन इसकी भी सेम क्राइटेरिया, 30 ईयर से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए एज ऑन द कट ऑफ डेट। कट ऑफ डेट क्या रहेगी वो तो नोटिफिकेशन में ही मेंशन रहता है, उसके बारे में हम एडवांस में बात नहीं कर सकते। ठीक है, रिलैक्सेशन लाइक अदर एग्जामिनेशन यहां भी प्रोवाइड होती है। 5 इयर्स फॉर SC/ST कैंडिडेट्स, 3 इयर्स फॉर OBC कैंडिडेट्स, 10 years for PWBD candidates and 5 years for ex-serviceman candidates. So this is the eligibility criteria and I hope आपको ये पता चल गया होगा कि आप एलिजिबल है या नहीं। और अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट हैं तो आप डेफिनेटली यहाँ पर एलिजिबल है। अगर आपकी एज 30 ईयर से ज्यादा नहीं है तो आपको एक्सपीरियंस है नहीं है उस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर जीरो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है इस एग्जाम में अपियर होने के लिए। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम पैटर्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है? तो यहां पर एग्जाम पैटर्न आपको थोड़ा थोड़ा सीबी जैसा लगेगा, राइट? बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा चेंज है जो आपको देखने के लिए मिलेगा, एंड दैट इज अ पॉजिटिव थिंग। वो पॉजिटिव चेंज है, नेगेटिव चेंज नहीं है। ये देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर ये जो एग्जाम है, अगेन ये 3 फेजेस में होता है, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। लाइक द सेबी ग्रेडेड लीगल एग्जामिनेशन या फिर NIACL एग्जाम की बात कर ले हम, राइट? तो यहाँ पर फेज 1 में 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो आपको ये वाला पैटर्न एग्जैक्टली सेम देखने के लिए मिलेगा जो आपने सेबी में देखा था। पेपर 1 comprises 4 component: जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। यहाँ पर 20 क्वेश्चंस ईच सारे कंपोनेंट में आते हैं, विच मेक्स द टोटल ऑफ 80। और 1.25 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। सो यहाँ पर 25 मार्क्स का एक कंपोनेंट होता है, दैट मेक्स द टोटल ऑफ 100, राइट? मतलब 80 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के, और टाइम जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा दैट विल बी 60 मिनट्स, मतलब 1 आवर का टाइम आपको मिलेगा। पेपर 2 की बात करते हैं। पेपर 2 इज लीगल, जो कि आपका प्रोफेशनल नॉलेज वाला पेपर है, लीगल स्ट्रीम वाला पेपर है। यहाँ पे टोटल 50 क्वेश्चंस विल बी देयर, जो कि यहाँ पर होंगे 100 मार्क्स की, मतलब 2 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन होगा जो यहाँ पर आपको अटेम्प्ट करना होगा।
उसके लिए आपको मिलेंगे 40 मिनट्स, राइट? कम है, थोड़े से कम है, लेकिन दिस इज द गेम, यही तो गेम है। अगर आपने इस गेम को जीत लिया तो भाई गाइस आप यहाँ पे बहुत आराम से 20 लाख पर एनम ड्रॉ कर सकते हैं पीएफआरडीए से, राइट? तो यहाँ पर टोटल 50 क्वेश्चंस और यहाँ पर 100 मार्क्स के। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज ये कि आपको यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर जीए का कट ऑफ अलग से नहीं क्लियर करना है, आपको रीजनिंग का, क्वांट का, इंग्लिश का अलग से कट ऑफ नहीं क्लियर करना है। पेपर वाइज कट ऑफ, मतलब पेपर 1 एंड पेपर 2 का कट ऑफ है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपका क्वांट वीक है या आपका रीजनिंग वीक है, तो उसको वीक रहने दीजिए, उस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है, ठीक है? उसमें बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है। आपका जो फोकस है आपके स्ट्रेंथ एरियाज में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। तो जो आपके सब्जेक्ट्स स्ट्रांग है उन पर फोकस करिए और कट ऑफ क्लियर करिए। अब आपके मन में एक चीज और आ सकती है कि सर अगर यहाँ पर कट ऑफ फिक्स नहीं है, ठीक है, जैसा कि हमने सेबी में देखा था कि 30% 40% फिक्स होता है, यहाँ पर फिक्स नहीं है। लेकिन भले ही यहाँ पर फिक्स नहीं है, लेकिन जो कट ऑफ है ये आपके सेबी के कट ऑफ से भी कम होता है, राइट? वो अभी हम डिस्कस करेंगे कट ऑफ वाले सेक्शन में। बट द थिंग इज कि यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि आप एक लॉ ग्रेजुएट है, तो आपने हो सकता है काफी टाइम से कॉन्ट सेक्शन ना पढ़ा हो, रीजनिंग ना पढ़ा हो, राइट? तो उसकी जरूरत भी आपको यहाँ पर नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं। नेगेटिव मार्किंग विल बी देयर, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है? कैंडिडेट्स वुड नीड टू सिक्योर सेपरेट कट ऑफ फॉर ईच पेपर। ईच कंपोनेंट नहीं लिखा हुआ, ईच पेपर लिखा हुआ, ठीक है? ईच पेपर मतलब पेपर 1 पेपर 2, ठीक है? तो आपको यहाँ पे सेपरेट कट ऑफ लाना होगा और साथ साथ में आपको एक एग्रीगेट कट ऑफ मार्क्स लेकर आना पड़ेगा, ऑब्वियसली है। तो यहाँ पे पेपर 1 पेपर 2 क्वालिफाई करेंगे और एक एग्रीगेट कट ऑफ भी होगा फेज 1 का, जो आप यहाँ पर लाएंगे। सो यू विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द फेज 2। फेज 1 इज क्वालिफाइंग इन नेचर, इसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे फाइनल सिलेक्शन में। Then marks obtained in phase 1 shall be used only for the purpose of shortlisting candidates for phase 2, as I told you। तो यहां पर एफर्ट सिर्फ उतना लगाइए जितने की रिक्वायरमेंट है। ज्यादा एफर्ट लगाएंगे तो वो आप फेज 2 और इंटरव्यू की कॉस्ट पर लगा रहे होंगे, ठीक है? तो यहां पर आपका टारगेट 200 आउट ऑफ 200 लाना नहीं है। आपका जो टारगेट है वो कितना है कि कट ऑफ आपको बस स्कोर करना है आउट ऑफ 200, दैट्स इट। उतना ही आपका टारगेट है, क्योंकि आपको तो बस फेज 2 पहुंचना है। ये मार्क्स तो आपके कैसे भी काउंट नहीं होने वाले हैं, ठीक है? फेज 2, फेज 2 की तरफ बढ़ते हैं। देयर आर 2 पेपर्स, पेपर 1 एंड पेपर 2, ठीक है? जैसा कि हमने सेबी में देखा था डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। सो यहाँ पे पेपर 1 इज डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश व्हिच इज प्योरली डिस्क्रिप्टिव, 100 मार्क्स का है, 60 मिनट्स का टाइम आपको यहाँ पर मिलेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 3, ऐसे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये 3 क्वेश्चंस यहाँ पर रहेंगे। 1/3 का वेटेज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 1/3 का वेटेज आपका यहाँ पर इस पेपर का रहने वाला है। पेपर 2 की बात करें, दैट विल बी प्योरली ऑब्जेक्टिव, जो कि सेबी वाले केस में देखने के लिए नहीं मिला था। सेबी में ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों इंट्रोड्यूस कर दिया गया था 2023 से, बट यहाँ पर अभी तक ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर पेपर 2 इज प्योरली ऑब्जेक्टिव इन द फेज 2, 100 मार्क्स, 40 मिनट्स, 50 क्वेश्चन, सेम पैटर्न जो आपका फेज 1 में था पेपर 2 में, वही फेज 2 पेपर 2 में है, कोई भी चेंज नहीं है। एंड द गुड गुड थिंग इज कि आपका सिलेबस भी एग्जैक्टली सेम है, जो कि सेबी में नहीं था। सेबी में फेज 1 का सिलेबस अलग है, सेबी में फेज 2 का सिलेबस अलग है पेपर 2 का, बट यहाँ पे पैटर्न भी एग्जैक्टली सेम है पेपर 2 का, एज वेल एज सिलेबस भी एग्जैक्टली सेम है। क्या इसका फायदा है? बिल्कुल, अभी डिस्कस करते हैं विद इन फ्यू मिनट्स। यहाँ पे इसका जो वेटेज है दैट इज 2/3, 2/3 का यहाँ पर वेटेज है, राइट? इसका मतलब है कि ये जो पेपर है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए, क्योंकि इसका वेटेज 2/3 है। मतलब यहाँ पर अगर आप ज्यादा मेहनत करेंगे तो आपके ज्यादा मार्क्स काउंट होंगे और वो आपकी हेल्प करेंगे सिलेक्शन में। सो टोटल अगेन यहाँ पर भी 200 मार्क्स का आपका फेज 2 होगा। टाइम की बात करें तो टाइम विल बी 100 मिनट्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है? फर्दर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग 1/4 की, ठीक है? क्योंकि ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है, लेकिन सिर्फ पेपर 2 में। पेपर 1 इज डिस्क्रिप्टिव, तो वहां पर इट इज नॉट पॉसिबल टू अप्लाई नेगेटिव मार्किंग, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पेपर 2, राइट? कैंडिडेट्स वुड नीड टू सिक्योर सेपरेट कट ऑफ इन ईच पेपर, लाइक पेपर 1 पेपर 2, और एक एग्रीगेट कट ऑफ भी होगा जो आपका पूरा फेज 2 का कट ऑफ होगा, जो आपको स्कोर करना होगा। क्लियर? मूविंग ऑन टू फेज 3 व्हिच इज इंटरव्यू। इंटरव्यू की बात करें सो सेम 85% का वेटेज विल बी गिवन फॉर द फेज 2, राइट? एंड जो 15% का वेटेज दैट विल बी गिवन फॉर इंटरव्यू, ठीक है? वो इंटरव्यू के लिए आपको यहाँ पर दिया जाएगा। क्लियर? ठीक है? तो ये यहाँ पर पूरा एग्जाम पैटर्न है सेबी सॉरी पीएफआरडीए ग्रेड ए लीगल एग्जाम का, राइट? मूविंग एंड आगे बढ़ते हैं सिलेबस की तरफ, जो कि मैं डिस्कशन आपसे कर रहा था कि सेबी के सिलेबस में और पीएफआरडी के सिलेबस में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि सेबी में पेपर 2 फेज 1, पेपर 2 फेज 2 का सिलेबस अलग अलग है, बट यहाँ पे देयर इज अ कॉमन सिलेबस।
तो क्या ये अच्छा है? ये बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा क्यों है? बहुत अच्छा इसलिए क्योंकि आपको मेहनत एक बार करनी है, उसका रिजल्ट आपको 2 बार देखने के लिए मिलेगा, राइट? वरना क्या होता, आप सेबी दे रहे हैं तो सेबी में आप पेपर टू फेज़ 1 की प्रिपरेशन अलग करेंगे, पेपर टू फेज़ 2 की अलग करेंगे, बट यहाँ पर आप जो भी मेहनत करेंगे, एक बार करेंगे और आपको पेपर टू फेज़ 1, पेपर टू फेज़ 2 दोनों को क्लियर करने में हेल्प करेगा, ठीक है? लेकिन आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सबसे पहले फेज 1 पेपर 1 की। तो फेज 1 पेपर 1 में गाइस 4 कंपोनेंट्स आर देयर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी एंड इंग्लिश लैंग्वेज, ये 4 पेपर्स हैं। ठीक है, इसका सिलेबस इज नोवेयर डिफाइंड इन द नोटिफिकेशन, आई हैव डिकोडेड द सिलेबस। और आप जितने भी लीगल एग्जाम देखेंगे, वहां पर जहां पर भी ये कंपोनेंट्स है, इनका सिलेबस लगभग लगभग सेम है, तो उसमें आपको ज्यादा परेशान नहीं होना। तो जो लिस्ट मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, उस लिस्ट को आप अच्छे से फॉलो कर लीजिए। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी लीगल एग्जामिनेशन where there is a quant, reasoning, English or general awareness, so you can follow these topics that will be helping you to clear that particular examination, right? Starting with quantitative aptitude, these all are the topics that you have to cover: HCF and LCM, number system, percentage, ratio, proportion, profit and loss, simple interest, compound interest, partnership, problem on ages, average, time and work, pipes and cistern, time and distance, boat and stream, then mixture and allegation, quadratic equation, number series, mixed data interpretation, permutation and combination, probability, mensuration 2D and mensuration 3D. ठीक है? Moving on to reasoning. Reasoning with these topics will help you to clear this section. Alphabetical and alphanumerical series, coding and decoding, syllogism, direction sense, inequality, ranking and order, blood relation, seating arrangement, puzzles, input output, statement assumption, statement of course of action, statement cause and effect, statement argument, statement conclusion और data sufficiency. फेज 1 इंग्लिश की बात करते हैं, तो यहाँ पे आइडियली तो मेरे हिसाब से इंग्लिश में आपको अलग से प्रिपरेशन नहीं करना चाहिए, आपको रिवर्स इंजीनियरिंग अप्रोच जो है वो आपको फॉलो करना चाहिए। व्हाट डू आई मीन बाय रिवर्स इंजीनियरिंग अप्रोच? इसका मतलब है कि आप मॉक्स के थ्रू, प्रीवियस ईयर पेपर के थ्रू इस वाले कंपोनेंट की प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि इंग्लिश वाला सेक्शन जनरली इजी होता है एंड डुएबल होता है, तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा एफर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बट फिर भी इफ यू फील दैट आप इंग्लिश में वीक है, यू कैन डू ऑल दिस टॉपिक्स। पार्ट्स ऑफ स्पीच, structure of sentence, subject verb agreement, noun pronoun, verb, tenses, models, conditional sentences, prepositions, complex prepositions, conjunctions, articles, adjectives, determiners, adverbs, active passive, rearrangement, parajumbles, close test, reading comprehension, phrasal verbs, idioms and phrases, synonyms, antonyms and one word substitution. मूविंग ऑन टू जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं, तो यहाँ पे करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस, इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल अवेयरनेस, कंट्रीज, कैपिटल एंड करेंसीज जो यहाँ पर न्यूज में है वो आपको प्रिपेयर करनी होंगी। बुक्स, ऑथर्स, अवार्ड्स एंड हेडक्वार्टर्स जो पिछले 3 से 5 महीने में ये सारी चीजें न्यूज में रही, तो वो आपको कवर करनी पड़ेंगी। एंड ऑल्सो गवर्नमेंट स्कीम्स, बट ये गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत डीप में नहीं जाना है। फॉर एग्जाम्पल, कब लॉन्च हुई, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टारगेट बेनिफिशियरी क्या है, फाइनेंशियल आउटले कितना है, यहाँ पे जो नोडल मिनिस्ट्री है वो कौन सी, ऐसे फैक्ट्स आपको याद रखने, बिकॉज दीज काइंड ऑफ फैक्ट्स आर आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, राइट? सो दिस इज अबाउट द पेपर 1 फेज 1। बात करते हैं पेपर 2 की, विच इज कॉमन इन बोथ फेज 1 एज वेल एज फेज 2, दोनों में ये कॉमन है। तो ये वो टॉपिक्स हैं जो आपको बहुत हद तक सेबी से मिलते जुलते दिखेंगे। काफी हद तक आई कैन से कि यहाँ पर 80 to 90% टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको सेबी से ओवरलैप मिलेंगे। और इसीलिए मैं बोलता हूं कि आप जब भी किसी भी लीगल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मेहनत तो आपको बस एक बार करनी है, लेकिन उसका रिजल्ट अगेन आपको बहुत बार देखने मिलेगा, क्योंकि आप बहुत सारे एग्जाम सेम प्रिपरेशन के साथ दे पाएंगे। ये स्ट्रेटजी बेस्ट होती है। तो यहाँ पे क्योंकि यू आर गोइंग टू अपियर फॉर पीएफआरडीए ग्रेड ए लीगल एग्जाम, तो पीएफआरडीए एक्ट के बारे में आपको नॉलेज तो होना ही चाहिए। देन प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, स्पेसिफिकली सिलेबस देखिए कितनी अच्छी तरीके से डिफाइन किया हुआ है कि पार्ट्स भी मेंशन है, मतलब प्रीएम्बल, पार्ट 1, पार्ट 3, पार्ट 4, 4th ए, 5th, 6th, 8th, 9th ए, 9th बी, 11th, 12th, 13th, 14th, 14A एंड 20 बहुत स्पेसिफिकली मेंशन्ड है। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सब कुछ नहीं पढ़ना है, चैप्टर 1 to 6, चैप्टर 8 to 10 आपको यहाँ पर पढ़ना है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, छोटा सा एक्ट है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। देन भारतीय न्याय संहिता 2023, अगेन आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है इस एक्ट में, इस पर्टिकुलर कोड में आपको यहाँ पर लिमिटेड चैप्टर्स पढ़ने हैं, चैप्टर 1, 2, 3, 4, 7th, 12th, 17th एंड 19th, ये पढ़ना है आपको। देन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 यू हैव टू कवर। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 ये आपको पढ़ना है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में अगेन
you are not supposed to cover each and everything. You have to cover part 1, part 2, 3, 4, part 5th, part 7th, part 8th, as well as schedule 1. उसमें भी स्पेसिफिकली ऑर्डर 1, 2nd, 4th, 7th, 8th, 10th, 11th, 16, then further 39, and then यहाँ पर आपको this one you have to cover, right? Then administrative law and principles of natural justice, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, अगेन यहाँ पे जो प्रिंसिपल्स होते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर कवर करने होंगे. ठीक है. देन मूविंग अहेड बात करते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स की. लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी इजी भी है. लॉ ऑफ टॉर्ट्स वन ऑफ माय फेवरेट लॉ, अगर आप बात करेंगे बहुत अच्छा लगता है मुझे इसको पढ़ना. इसके जो एग्जांपल्स हैं, जो यहाँ पर केस लॉज हैं, वो बहुत अच्छे लगते हैं मुझे. ठीक है. पर्सनली आई लव लॉ ऑफ टॉर्ट्स. Arbitration and Conciliation Act 1996, Part 1, Part 3 and Part 4. Then Transfer of Property Act 1882, Chapter 3rd, Chapter 4th and Chapter 5th. Law of Trust आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर. Principle of Trust, Parties of Trust Deed and Duties of Trustees. Companies Act में, Corporate Law में Companies Act है, Limited Liability Partnership Act है and IBC है. तो यहाँ पर बहुत स्पेसिफिकली कंपनीज एक्ट में भी आपको चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किए हैं. इससे बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना गाइज. एंड ब्यूटी ऑफ रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स कि सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन करते हैं. मतलब वहां पर ऐसी चीज होती है कि आपको कुछ भी अलग से नहीं पढ़ना है. व्हाटएवर इज मेंशन्ड इन द नोटिफिकेशन, यू जस्ट हैव टू कवर दैट, राइट? तो यहाँ पे आईबीसी में भी आपको सब कुछ नहीं पढ़ना, यू जस्ट नीड टू कवर पार्ट 1 एंड पार्ट 2. देन टैक्सेशन, जनरल प्रिंसिपल्स, द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, दिस यू हैव टू कवर. आईपीआर, बेसिक कांसेप्ट्स एंड आरटीआई एक्ट 2005. दिस इज द सिलेबस. The good thing is, the best thing is कि syllabus is same in both paper 2 phase 1, paper 2 phase 2, right? So this is the biggest advantage of this examination. Moving ahead, salary and allowances. सर सारी बातें कर रहे हैं, पैसे कितने मिलेंगे वो बता दीजिए. तो salary and allowances की बात करें, as I told you, you will get around 20 lakh per annum का gross CTC. तो यहाँ पे बात करें, नोटिफिकेशन देखें तो वहां पर लिखा ग्रॉस एमोल्यूमेंट इज अप्रोक्सीमेटली 1,57,000 per month, which includes PFRD's contribution toward NPS, grade allowance, special grade allowance, dearness allowance, family allowance, local allowance, learning allowance, housing allowance, special compensatory allowance. ये सब कुछ मिलकर बनता है 1,57,000 पर मंथ का ग्रॉस फिगर. लेकिन इसके अलावा भी ऐसी बहुत सारी चीजें जो आपको मिलती है, लाइक लीव फेयर कंसेशन, मेडिकल एक्सपेंसेस, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, आई रिफ्रैक्शन, एजुकेशन अलाउंस, knowledge updation allowance, briefcase allowance, conveyance expenses, house cleaning allowance, staff furnishing scheme, scheme for purchasing computer, proxy meal card. मतलब रेगुलेटरी बॉडी का पार्ट बन जाते हैं. इतने सारी चीजें मिलती है, इतने पॉक्स एंड बेनिफिट्स मिलते हैं कि आप शायद खुद ही काउंट ना कर पाए, शायद खुद ही आप उनमें से कुछ मिस कर दे. ठीक है. तो अगर मैं इन सब की ग्रॉस वैल्यू देखूं तो बहुत आराम से दैट इज 20 लाख पर एनम, बहुत आराम से, इससे ज्यादा ही है. ठीक है. तो आप सोचिए, आप एक फ्रेशर हैं, आपने जस्ट कॉलेज पास किया है, आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है और सामने से कोई आपको बोल रहा है कि आप 20 लाख पर एनम ले लीजिए. क्या ये अच्छा नहीं है? बेस्ट है. इससे अच्छा क्या चाहिए अब आप, राइट? करना क्या है? पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है, क्रैक करना है, दैट्स इट. और पढ़ना क्या है? जो आपने ऑलरेडी पढ़ा था वही आपको वापस यहां से पढ़ना है. कुछ नई चीजें नहीं पढ़नी है. आपने 5 इयर्स या 3 इयर्स पूरा लॉज पढ़े हैं, वही उनमें से कुछ लॉज आपको यहाँ पर इस एग्जाम के लिए पढ़ना है. दैट्स इट. This is what this exam requires, right? Now moving ahead, बात करते हैं कट ऑफ की. As I told you कि यहाँ पर कोई फिक्स कट ऑफ नहीं होता है, like the SEBI, right? तो यहाँ पर डर तो रहता है कि सर कट ऑफ ज्यादा हो गया. तो कट ऑफ की बात करते हैं. तो यहाँ पर लास्ट ईयर का जो अभी 2025 में जो एग्जाम हुआ था उसके कट ऑफ की बात करते हैं. पेपर 1 में इट इज 29.75. सेबी में कितना है? पेपर 1 में 30%. यहाँ पर देखिए 29.75. तो क्या सर ये 2025 में था? नहीं, जब भी पहले एग्जाम में कट ऑफ लगभग इतना ही होता है. पेपर 2 का देखिए, पेपर 2 में सेबी का 40% फिक्स कट ऑफ, राइट? बट यहाँ पे यू कैन सी 31.75 मार्क्स आउट ऑफ 100. बोथ आर आउट ऑफ 100 ओनली. अब आप सोचिए, क्या आप 100 में से 29.75 मार्क्स नहीं लेकर आ पाएंगे? क्या आप 100 में से पेपर 2 में, जो कि आपका कोर एक्सपर्टीज एरिया है, वहां पर आप 31.75 मार्क्स नहीं लेकर आ पाएंगे? बिल्कुल लेकर आ पाएंगे. करना क्या है? करेज, मेहनत, पढ़ाई, दैट्स इट. ठीक है. बात करते हैं फेज 2 की. फेज 2 की देखिए, फेज 2 में पेपर 1 में 2025 में इट वाज 50 आउट ऑफ 100 which is descriptive English. पेपर 2 में इट वाज 77.50 आउट ऑफ 100
और जब इसका यहाँ पर वेटेड एवरेज निकाला गया, मतलब मैंने बताया था आपको 1/3 का वेटेज इसका, 2/3 का इसका वेटेज, राइट? तो इन दोनों को कन्वर्ट किया गया 100 मार्क्स में। सो ओवरऑल जो कट ऑफ था फेज 2 का, दैट वाज 71.33 मार्क्स, जो कि कम है अगर आप दूसरे एग्जाम से कंपेयर करेंगे तो। ठीक है, कम है। यहाँ पे कंपटीशन भी बहुत कम है गाइस। यहाँ पे कंपटीशन इसलिए कम है क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है, प्लस अवेयरनेस ऑलमोस्ट जीरो है। ठीक है, फाइनल कट ऑफ की बात करें, फाइनल कट ऑफ यू कैन सी दैट इज 79.27 मार्क्स 2025 में रही है के लीगल एग्जाम के लिए, 79.27। गॉट इट? सो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू द कट ऑफ। नाउ कम्स द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि सर नोटिफिकेशन कब आ सकता है। ठीक है, अगेन यहां पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहना चाहूंगा कि पीएफआरडीए एक ऐसा एग्जाम है जो रेगुलर एग्जाम नहीं है। तो यहां पर मैं आपको कोई भी फॉल्स प्रॉमिस नहीं करूंगा कि नोटिफिकेशन आएगा ही आएगा। ठीक है, पहले हम ट्रेंड को देखते हैं, जो प्रीवियस ईयर का ट्रेंड है। आप देखिए 2022 में 2020 में नोटिफिकेशन आया था जून 2020 में। 21 में नोटिफिकेशन तो आया था लेकिन लीगल की कोई वैकेंसी नहीं थी। ठीक है, 13 अगस्त को आया था। 22 में इट वाज रिलीज्ड इन द मंथ ऑफ सितंबर। ठीक है, अगेन विथ 2 वैकेंसीज फॉर लीगल एग्जाम। देन 23-24 में नोटिफिकेशन आया ही नहीं, एंड देन 25 में नोटिफिकेशन आया इन द मंथ ऑफ जून 2025, which is the लास्ट ईयर। तो यहां पे अगर एक कॉमन ट्रेंड देखेंगे कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, 2। अगर आप देखें कि जो जब भी एग्जाम यहां पर हुआ है 2020 से लेकर 3 बार लीगल एग्जाम हो चुका है। तो यहां पर देखा जाए तो 5 सालों में अगर हम बात करें, इवन 6 इयर्स में अगर हम बात करें, 6 इयर्स में 3 टाइम्स एग्जाम हुआ है, एंड दैट टू विथ 2 वैकेंसीज। तो कोई डाउट नहीं है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है। ठीक है, आई फुली अग्री, आई कंप्लीटली अग्री दैट नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत कम है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहां पर अवेयरनेस भी नहीं है। ठीक है, इस वैकेंसी के लिए भी बहुत कम एप्लीकेशंस होते हैं। कुछ एप्लीकेशंस या मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस वो होते हैं जो लास्ट मिनट जिन्हें पता चलता है वो प्रिपरेशन उस लेवल पर कर नहीं पाते हैं। ठीक है, और फेज 1 ही क्वालिफाई नहीं कर पाते, या अगर किसी तरीके से फेज 1 क्वालिफाई कर लिए तो फेज 2 नहीं कर पाते। तो अवेयरनेस कम है, कट ऑफ मैंने आपको बता ही दिया है कम है, इसलिए ये एग्जाम देना वर्थ है, क्योंकि इसको क्वालिफाई करने के बाद जो बेनिफिट्स है वो मैंने आपको बता दिए कितने बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। राइट, तो आई एम नॉट सेइंग कि आप सब चीजें छोड़कर सिर्फ इस एग्जाम की प्रिपरेशन में लग जाओ, नो। व्हाई? बिकॉज नोटिफिकेशन अनसर्टेन है पीएफआरडीए का। दो वी आर एक्सपेक्टिंग कि 2026 में आ सकता है, बट अगेन आई डोंट हैव एनी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन। मेरे पास कोई भी क्रेडिबल, कोई भी इनसाइडर इंफॉर्मेशन नहीं है। एंड आप ट्रेंड भी देखिए, कोई रेगुलर एग्जाम नहीं है। 23-24 में नोटिफिकेशन नहीं आया। 2021 में जब आया था तो वहां पर लीगल की वैकेंसीज नहीं आई थी। बट अब एक चीज क्लियर है कि जब भी नोटिफिकेशन आएगा लीगल की वैकेंसी रहेंगी। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कंप्लायंसेस बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको लॉ ऑफिसर्स की जरूरत पड़ती है। जब भी आप हायर करते हैं, उनका प्रमोशन होता है, तो जो जूनियर पोस्ट होती है वो तो यहाँ पर वैकेंट हो जाती है। राइट, तो उसके लिए हायरिंग तो होगी। जब भी नोटिफिकेशन आएगा, वेरी मच देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि आपके लीगल पोस्ट के लिए होंगी। लेकिन दिस इज अनसर्टेन कि नोटिफिकेशन कब आएगा। फिर भी अगर आप बोले कि 2026 में कब आ सकता है, तो मुझे लगता है पर्सनली कि यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है वो सितंबर से पहले नहीं आ सकता। ठीक है, सितंबर से पहले आना बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। इसका कोई आधार नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर जून में आया था। अगर इस साल उन्हें रिक्रूटमेंट करना होता तो जून जुलाई में नोटिफिकेशन दे देते वो। ठीक है, बट अगर करना है तो नोटिफिकेशन लेट आएगा, और नहीं करना तो फिर कोई बात नहीं। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन आएगा या नहीं आएगा, आई एम नॉट श्योर। अगर आएगा तो शायद सितंबर से पहले नहीं आएगा। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें, सो 2, एटलीस्ट 2 तो यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर ही रहे। ज्यादा आ जाए दैट्स अ गुड थिंग, बट यहाँ पर 2 से कम नहीं आएगी। ठीक है, सो दिस इज ऑल गाइस दैट आई वांटेड टू डिस्कस विथ यू। आई नो कि ये नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है यहाँ पर बात आके फंस जाती है, बट मुझे ऐसा कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं दिखता नंबर ऑफ वैकेंसीज में और आपके सिलेक्शन में। ठीक है, प्योरली आपकी हार्ड वर्क पर डिपेंड करता है। मैं आपको यहाँ पर अपना पर्सनल एग्जांपल बताता हूँ गाइस। यहाँ पर यू कैन सी 2 वैकेंसीज आपको दिख रहा है, यहाँ पर 2 वैकेंसी। इस वैकेंसी के लिए आई हैव गिवन द इंटरव्यू। अगर मैंने भी ये मान लिया होता, ठीक है, अगर मैंने भी ये मान लिया होता कि यहां पर सिलेक्शन लेना बहुत डिफिकल्ट है, या यहां पर मेरे बस का नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ 2 वैकेंसी के लिए फाइट नहीं कर सकता, तो शायद मैं इंटरव्यू तक भी नहीं पहुंचता। ठीक है, अब इंटरव्यू पहुंचना, वहां पे बहुत सारी चीजें होती है कि आपके मेंस के मार्क्स कितने हैं, तो वहां पे गेम अलग होता है। लेकिन एटलीस्ट आप यहां तक पहुंच सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर मैं पहुंच सकता हूं, आप भी पहुंच सकते हैं, और आप क्वालिफाई भी कर सकते हैं।
मैं नहीं कर पाया ड्यू टू सम रीजन, बट आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आपके सामने मैं एक लाइव एग्जांपल हूँ, जो इस चीज़ को बता रहा है कि यहाँ पर 2 वैकेंसी के साथ भी आप कोई ना कोई तो सिलेक्ट हो ही रहा है, राइट? ऐसा तो है नहीं कि 2 वैकेंसी खाली जा रही हैं। तो आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट क्यों कर रहे हैं? कोई और कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। ठीक है? सो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर लिसनिंग मी। दिस इज़ ऑल। एंड अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, अदरवाइज़ आप बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आप मिस कर रहे हैं। एंड साथ में टेलीग्राम चैनल भी यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर मैं रेगुलर बेसिस पर पीडीएफ शेयर करता हूँ, बहुत सारे इंटरेक्शन करता हूँ। आप मुझसे भी कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम के थ्रू, या पर्सनली भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल के थ्रू। ठीक है? सो आई एम ऑलवेज ओपन। हर जगह आप मुझे कहीं भी, मुझसे कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं। एंड सबसे बेस्ट तरीका तो ये है, मेरा पर्सनल नंबर ही आपके पास है, आप डायरेक्टली मुझे यहाँ पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। दिस इज ऑल। मिलेंगे अगले सेशन में एक नए एग्जाम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद गाइस।